Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpita. So in today's video lecture, we'll be studying about the monopoly and we'll be also seeing the concepts which are related with the price discrimination and limit pricing. So we'll be seeing the questions as well as the concept of the same. So this was a question that was asked related to monopoly. The demand curve for monopolist is equal to marginal revenue curve. कि बी ऑप्शन सेज अपवर्ड स्लोपिंग हॉरिजॉन्टल होता है कि सेम एज द मार्केट डिमांड कर्व. ई ऑप्शन सेज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कर्व. सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ जो डिमांड कर्व मोनोपोलिस्टिक का होता है इट इज़ सेम एज द मार्केट डिमांड कर्व. ठीक है. सो यही चीज़ बता रखी है कि जो डिमांड होता है फॉर द आउटपुट जो कि मोनोपोली प्रोड्यूस करता है वो सेम होता है मार्केट डिमांड कर्व फॉर द गुड. सो इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें, अगर मार्केट का डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप है तो डिमांड कर्व फॉर द आउटपुट जो मोनोपोली प्रोड्यूस करिए वो भी नेगेटिवली स्लोप ही रहता है. सो मोनोपोली का जो डिमांड कर्व होता है इट इज़ सेम एज द मार्केट डिमांड कर्व. ठीक है. So next question that was asked is along the linear demand curve if marginal revenue is less than 0 तो demand curve क्या होगा? Is it elastic, unit elastic, perfectly elastic, inelastic की perfectly elastic? So I'll just draw the diagram to make you clear about the concept. So if this is the demand curve of the monopoly, उसके नीचे से एंगल बाइसेक्ट करके हमारा जो एंगल निकलता है दैट इज़ द एम आर कर्व. इसे हम ए आर भी बोलते हैं और प्राइस भी बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर एम आर क्या होता है? इट इज़ ज़ीरो. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द इलास्टिसिटीज़, यहाँ पे तो इलास्टिसिटी क्या रहती है? दैट इज़ ऑलवेज यूनिट इलास्टिक. यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज़ ऑलवेज इन्फिनाइट और यहाँ पे इलास्टिसिटी इज़ ज़ीरो. ठीक है. सो इफ़ दिस इज़ द एरिया, इन दिस एरिया जो हमारी इलास्टिसिटी होती है इट इज़ इलास्टिक. यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज़ इन इलास्टिक. ठीक है. तो अगर लीनियर डिमांड कर्व है और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो से भी कम है, तो मतलब वो कहाँ लाई करेगा? इट मतलब यहाँ पे नेगेटिव रीजन है, नेगेटिव एम आर. सो ये कहाँ लाई करेगा? इट लाई इन द इलास्टिक रीजन. सो अकॉर्डिंगली डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो द सेम थिंग इज़ रिटन. जो कनेक्शन है बिटवीन द मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी वो कैसे काम करता है? अगर इलास्टिक रीजन है, सपोज करो ये है, तो वहाँ पे एम आर क्या होगा? इट विल बी पॉजिटिव. अगर यूनिट इलास्टिक है तो वहाँ पे एम आर क्या होगा? इट विल बी ज़ीरो. मेरे को इट्स इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस. और अगर हमारा एम आर जो है वो नेगेटिव हो जाता है तो इलास्टिसिटी ऑन द डिमांड कर्व क्या रहती है? दैट इज़ इन इलास्टिक. ठीक है. सो द सेम थिंग इज़ रिटन इन द अनदर स्लाइड विच सेज कि डिमांड अगर इलास्टिक है तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, अगर डिमांड जो है वो इनलास्टिक है तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है, और अगर डिमांड जो है वो यूनिट इलास्टिक है तो मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो जाएगा. सो अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर है दैट इज़ डिमांड अगर इन इलास्टिक है तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सेम डायग्राम इज ड्रॉन हियर विच सेज कि अगर हमारी इलास्टिसिटी ये इलास्टिक रीजन है एंड दिस इज़ इन इलास्टिक रीजन, दिस इज़ इन इलास्टिक रीजन एंड दिस इज़ इलास्टिक रीजन. तो अगर इलास्टिक रीजन में है तो हमारा वहाँ पे एम आर क्या होगा? इट विल बी पॉजिटिव. यहाँ पे एम आर क्या होगा? इट विल बी ज़ीरो. यहाँ पे एम आर क्या होगा? इट विल बी नेगेटिव. ठीक है. सो द सेम थिंग इज़ गिवन इन द डायग्राम, द कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडीड अर्लियर. सो अब पूछा हुआ है वाई नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक. परफेक्ट इन इलास्टिक क्यों नहीं होता? अगर हम डिमांड की बात करें, वी हैव वहाँ पे हमारा डिमांड इक्वल टू प्राइस होता है, इक्वल टू ए आर होता है. ठीक है. सो द डिमांड कर्व को हम प्राइस वाला कर्व भी बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं. सो परफेक्टली इन इलास्टिक कोएफिशिएंट जो डिमांड का होता है वो एक्स एक्सिस को अगर टच करता है तो मोनोपोली क्या उस केस में क्या होता है? डिमांड इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू प्राइस. सो प्राइस कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो. तो उस केस में हमारा प्राइस कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होता. अब इसमें एक और क्वेश्चन है दैट वाज आस्क्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मोनोपोलीज एंड रेवेन्यू. अ मोनोपोलिस्टिक will never select an output in an inelastic region part of the linear demand curve, which is correct. कि अगर वो inelastic region में अगर चूज़ करेगा तो इसमें क्या होगा? inelastic region के अंदर तो उसका marginal revenue क्या हो जाएगा? वो negative हो जाएगा. So I am just drawing the diagram once again to make you clear. So if this is the MR curve and this is the unit elastic point and this is 0 and this is
इनफाइनाइट। तो होगा क्या अगर ऐसा कुछ होता है, तो अगर ये इन इलास्टिक रीजन है एंड दिस इज़ इन इलास्टिक रीजन, अगर वो इन इलास्टिक रीजन के अंदर लाई करा तो एम आर क्या होगा, एम आर विल बी नेगेटिव, ठीक है। और अगर वो इलास्टिक रीजन के अंदर लाई करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एम आर विल बी पॉजिटिव, ठीक है, एम आर पॉजिटिव होगा। सो बोल रहे हैं कभी भी इन इलास्टिक रीजन में क्यों नहीं करेगा, बिकॉज वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टेट्स दैट टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू द मोनोपोलिस्ट शुड प्रोड्यूस एट द मिड पॉइंट ऑफ द लीनियर डिमांड का, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट कि अगर मिड पॉइंट पे करेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर इलास्टिक रीजन में होता है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, प्राइस को रिड्यूस करते हैं कि हमारी सेल्स और प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाए। अगर इन इलास्टिक रीजन में होता है तो हम ट्राई करते हैं कि प्राइस को बढ़ा दें सो दैट हम यूनिट इलास्टिक पे पहुँच जाएँ और हमारा रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाए। सो अगर मिड पॉइंट पे है तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट अपने आप ही मैक्सिमाइज हो जाएगा, रेवेन्यू अपने आप ही मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट स्टेट्स दैट फॉर अ मोनोपोलिस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन प्राइस। नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन प्राइस। ये प्राइस वाली लाइन है, जिसे हम ए आर कर्व भी बोलते हैं, तो हमेशा एम आर जो है वो ए आर से कम ही होता है। सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो ट्रू है, बट थर्ड जो है इज फॉल्स। सो सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर फर्म जो है वो फेस करती है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, लेस देन प्राइस होगा। और मार्जिनल रेवेन्यू अगर पॉजिटिव है, मतलब ऊपर वाले रीजन में आएगा, मतलब दैट इज़ द इलास्टिक रेंज ऑफ द डिमांड कर्व। अगर वो नेगेटिव है, मतलब वो इन इलास्टिक रेंज के अंदर लाई कर और ज़ीरो है तो यूनिट इलास्टिक है। द सेम डायग्राम वी हैव टॉक्ड अर्लियर, वही सेम कॉन्सेप्ट इज बीइंग रिपीटेड अगैन। सो मोनोपोली जो है वो लीनियर डिमांड कर्व अगर फेस करता है तो वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो लीनियर होता है एंड दैट लाइज बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अगर वो लाई करता है बिलो द डिमांड कर्व तो वो बाइसेक्ट करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे विच टचेस द जो हमारी वर्टिकल एक्सिस उसको टच करेगा एंड टू द डिमांड कर्व। सो अगर हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट और लॉसेस को मिनिमाइज करना है तो मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो प्रोड्यूस करती है क्वांटिटी जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। सो प्राइस जो है दैट इज़ बेसिकली गिवन एट द पॉइंट जहाँ पे हमारा मार्जिन जो हमारा डिमांड कर्व है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू दैट पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है। सो ये वही सेम डायग्राम इज बीन ड्रॉन अगैन कि यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, 0 होती है, यहाँ पे 1 होती है, यहाँ पे इनफाइनाइट होती है। दिस इज़ द इलास्टिक रीजन, दिस इज़ द इलास्टिक रीजन, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। सो अब इसमें वी हैव बीन टोल्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड, इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू। अब ये चीज़ बता रखी है अगर इन इलास्टिक रीजन है तो वहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो अगर इलास्टिक रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ता है जैसे हम प्राइस को रिड्यूस करते हैं। और यूनिट इलास्टिक पे क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। फिर उसके बाद इन इलास्टिक रीजन में क्या होता है, जैसे हम प्राइस को और कम करते हैं तो टोटल रेवेन्यू और कम होता चला जाता है। सो देयर इज़ अ रिलेशन विच गोज ऑन विद द इलास्टिसिटी एंड द डिमांड कर्व इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द सेम, ठीक है। सो यही चीज़ बता रखी है कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो वेरी करती है अलोंग द लीनियर डिमांड कर्व। इन द स्पेशल केस अगर डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, जैसे कि यहाँ पे इलास्टिक है हमारी डिमांड, अगर वो इलास्टिक होगी तो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा, अपर हाफ ऑफ द डिमांड कर्व होगा। और अगर वो इन इलास्टिक रीजन है, मतलब वो लोअर हाफ ऑफ द डिमांड कर्व में लाकर अगर डिमांड जो है वो प्राइस इलास्टिक है, जैसे यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो क्या है, प्राइस इलास्टिक है, तो उसमें क्या होता है, जो टोटल रेवेन्यू है वो और इंक्रीज़ होता है। और अगर हमें एडिशनल यूनिट सेल करें तो मोनोपोली फर्म जो है वो प्राइस कम करके भी बेचेगी, ठीक है। और सेल अगर हमें करनी है एक 1 more यूनिट, देन इन दैट केस वी हैव टू इंक्रीज द रेवेन्यू बिकॉज परसेंटेज इंक्रीज जो होगा इन द क्वांटिटी डिमांडेड दैट विल एक्सीड द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस, ठीक है। कि अगर हम इलास्टिक रीजन के अंदर लाई करें तो प्राइस अगर कम करेंगे तभी सेल्स बढ़ेगी, और नीचे वाले अगर इन इलास्टिक रीजन के अंदर कर रहे हैं तो हमें प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा तभी सेल्स बढ़ेगी, ठीक है। सो ऑफ कोर्स द फर्म कैन चूज अ पॉइंट जहाँ पे डिमांड जो है वो यूनिट इलास्टिक है, बिकॉज उस पॉइंट पे जो टोटल रेवेन्यू होता है वो मैक्सिमाइज्ड हो जाता है। बट फर्म जो है वो सीक करती है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, नॉट टोटल रेवेन्यू। उनका हमेशा से ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज नहीं करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सेल्स मैक्सिमाइज हो सकती हैं बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ लॉस नहीं करा जाएगा।
तो इसलिए फॉर्म्स का ऑलवेज देयर इज़ एन ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. सो सोल्यूशन जिसपे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं टोटल रेवेन्यू को, दैट विल नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट अनलेस टोटल कॉस्ट जो है वो ज़ीरो ना हो जाए. सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोली फॉर्म्स जो है देयरफॉर सिलेक्ट करती हैं प्राइस या आउटपुट कॉम्बिनेशन जो कि इलास्टिक रीजन के अंदर है. So I'll just draw the diagram once again. तो if this is the demand curve and this is the MR curve, ठीक है, on the demand curve we draw, अगर यहाँ पे हमारा MC जो है ज़ीरो है तो जहाँ पे MR MC मीट करते हैं on the demand curve we set the price and the quantity. तो ये जो है this is inelastic region and this is इलास्टिक रीजन. ठीक है, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू वन, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है, इनफाइनाइट. सो ऑफ कोर्स फॉर्म जो है वो चूज़ करेगा पॉइंट जहाँ पे डिमांड जो है वो यूनिलास्टिक होगी. उस पॉइंट पे हमारी टोटल रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी. और फॉर्म का यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि उनको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, बट टोटल रेवेन्यू को नहीं करना, टोटल प्रॉफिट को करना है. सो सोल्यूशन जो है वो मैक्सिमाइज कब होता है, जब टोटल रेवेन्यू जो है दैट विल नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट अनलेस टोटल कॉस्ट जो है वो ज़ीरो ना हो जाए. सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोली फॉर्म्स जो देयरफॉर सिलेक्ट करती हैं प्राइस या आउटपुट कॉम्बिनेशन इलास्टिक रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर सिलेक्ट करती हैं ऑफ द डिमांड का, और कभी भी इन इलास्टिक रीजन के अंदर नहीं करती. सो मार्जिनल रेवेन्यू जो है इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो कि फॉर्म्स गेन करती हैं अगर वो एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो सेल करती हैं. नोबडी इज़ गोइंग टू सेल एन एक्स्ट्रा यूनिट अगर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव है. यहाँ पे इन इलास्टिक रीजन में कभी भी नहीं सेल करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है. सो लोअर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व में नहीं सेल करेंगी. सो अकॉर्डिंगली सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. इसमें सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन की फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू एंड थर्ड इज़ नॉट, थर्ड इज़ बेसिकली फॉल्स. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द अदर कॉन्सेप्ट. सो द सेम थिंग इज़ रिपीटेड वंस अगेन कि अगर डिमांड जो है दैट इज़ प्राइस इन इलास्टिक, तो प्राइस रिडक्शन जो है उससे जो टोटल रेवेन्यू और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज परसेंटेज इंक्रीज जो है क्वांटिटी डिमांडेड का दैट विल बी लेस देन परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस. कि अगर हम और कम करेंगे तो उसमें क्वांटिटी जो है वो हमें प्रॉफिट नहीं देगी, रेवेन्यू उसमें बढ़ेगा नहीं अगर इन इलास्टिक रीजन में और ज़्यादा रिडक्शन करेंगे तो. ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू जो है वो फॉल कर जाएगा जैसे फर्म सेल करेगी एडिशनल यूनिट ओवर द इनलास्टिक रीजन, वो कम होता चला जाएगा. द क्वेश्चन वाज आस्क्ड रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट वाज इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो मोनोपोली मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ज़ीरो, टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेज व्हेन firm lowers its price, marginal revenue is negative, total revenue increase when the firm lowers its price. So I'll just draw the diagram once again with respect to total revenue as well. So if this is the demand curve and this is the marginal revenue curve, और ये हमारा क्या है, the curve that we draw from this particular total revenue curve. total revenue curve भी यही है कि this is जैसे कि इलास्टिक रीजन है एंड दिस इज़ इन इलास्टिक रीजन. ठीक है, एंड दिस इज़ यूनिट इलास्टिक, दिस इज़ ज़ीरो एंड द इलास्टिसिटी एट दिस पॉइंट इज़ ज़ीरो एंड इलास्टिसिटी एट दिस पॉइंट इज़ इनफाइनाइट. तो अगर वो इलास्टिक रीजन है तो हम जैसे प्राइस को और कम करेंगे तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या बढ़ता चल जाएगा. सो दिस इज़ बेसिकली द इलास्टिक रीजन ऑफ द डिमांड कर्व एंड दिस इज़ इन इलास्टिक रीजन ऑफ द डिमांड कर्व. तो यही चीज़ बता रखी है कि जब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पर है एंड दिस इज़ लेस देन 1. तो अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो वहाँ पे क्या मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू ज़ीरो होगा, नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू ज़ीरो तब होगा जब इलास्टिसिटी 1 होगी. सो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ करेगा जब हमारा फर्म जो है वो लोअर करेगी प्राइस. सो ये भी गलत है. जब हम प्राइस को लोअर करेंगे अगर हम ग्रेटर इलास्टिसिटी वाले रीजन में, मतलब इलास्टिक रीजन में, तो हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो. हम अगर प्राइस को रिड्यूस करें तो वो बढ़ेगा. सो अकॉर्डिंगली, और नेक्स्ट सी ऑप्शन से इसकी मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव होगा, नहीं, ये भी गलत है. टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा जब फर्म लोअर करेगी प्राइस. सो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन. सो अकॉर्डिंगली डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ अ क्वेश्चन सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी हैव सीन अर्लियर, बट इसमें रीजन अलग हो गया कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज़ लेस दैन 1, अगर वो
1 से कम है, ठीक है। I'll just draw this again. So if this is the demand curve and this is the elasticity which is 0, this is the elasticity which is equal to 1, this is the elasticity where it is equal to infinity, and this is elasticity which is elastic region, this is inelastic region, and this is MR curve, ठीक है। एंड दिस इज़ द MR कर्व जहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी 1 है और हमारा MR जो है वो 0 है। और अगर हम टोटल रेवेन्यू कर्व बनाते हैं, टोटल रेवेन्यू कर्व इज़ लाइक दिस। सो दिस इज़ द इलास्टिक रीजन, दिस इज़ द इनइलास्टिक रीजन। अब यही चीज़ पूछ रखी है कि अगर वो इनइलास्टिक रीजन के अंदर है, जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है, मतलब इट इज़ एट दिस पॉइंट, तो वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू अनडिफाइंड होगा, नहीं गलत। टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज़ करेगा जब फर्म जो है वो लोअर करेगी अपने प्राइस को। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ करेगा जब फर्म जो है वो लोअर करेगी अपने प्राइस को। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ करेगा जब हम फर्म जो है वो लोअर करेगी प्राइस को। या डी विच सेज मार्जिनल रेवेन्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी विच सेज कि टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ करेगा जब फर्म लोअर करेगी प्राइस। अगर हम इन इलास्टिक रीजन के अंदर हैं और हम और प्राइस को कम करेंगे तो टोटल रेवेन्यू क्या करेगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड अर्लियर व्हिच सेज अ मोनोपोलिस्ट हैज़ नो सप्लाई कर्व। मोनोपोलिस्ट का सप्लाई कर्व नहीं होता, क्यों? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, नहीं, दिस इज द करेक्ट रीज़न। बी सेज द फर्म कैन सप्लाई वट एवर क्वान्टिटी इट चूजेज, नहीं, ये भी सही नहीं है। The firm information about the buyer is unrealistic, this is also not correct. The firm's decision about the price and the quantity is not based on the cost, this is also not correct. Firm has no marginal cost curve, ये बिल्कुल सही है, because firm का कोई marginal cost curve नहीं होता जिसकी वजह से उसका कोई supply curve नहीं होता in the case of monopolistic market structure, ठीक है। So accordingly D is the correct option, which says कि फर्म डिसीजन अबाउट द प्राइस एंड क्वांटिटी वो सोली इज़ नॉट सोली बेस्ड ऑन द कॉस्ट, वो कॉस्ट के ऊपर नहीं बेस्ड होता, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली डी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, इसलिए उसका कोई सप्लाई कर्व नहीं होता, ठीक है। सो यही है कि मोनोपोलिस्ट का कोई सप्लाई कर्व नहीं होता, बिकॉज मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस टेकर्स नहीं होते। फर्म के डिसीजन अबाउट द प्राइस एंड क्वांटिटी इज़ नॉट बेस्ड ऑन द कॉस्ट, बट उसके MR के ऊपर बेस्ड होता है, टोटल रेवेन्यू के ऊपर बेस्ड होता है, और वो प्रोड्यूस करता है वहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। सो देर शुड बी एक्सेस कैपेसिटी, सो इट चूजेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन जहाँ पे MR/MC के बराबर होता है। प्राइस और क्वांटिटी कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं फ्रॉम अमंग द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और इन इलास्टिक रीजन के अंदर हमेशा अटैम्प्ट रहता है कि मोनोपोलिस्ट का कि वहाँ पे प्रोड्यूस करें। सो अकॉर्डिंगली डी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, कि फर्म का कोई भी सप्लाई कर्व इसलिए नहीं होता क्योंकि फर्म के डिसीजन प्राइस और क्वांटिटी के वो सोली उसके कॉस्ट के ऊपर बेस नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन, दिस इज़ रिलेटेड टू द सेम कॉन्सेप्ट ओनली, कि अगर फर्म जो है वो फेस कर रही है डिमांड कर्व विच हैज़ यूनिट इलास्टिसिटी एट ऑल इट्स वेरियस पॉइंट्स ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी negative, positive, zero कि any of the above. So if I draw the diagram कि अगर यूनिट इलास्टिक है at that particular point तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, अभी हमने पहले भी पढ़ा ही है। I'll just draw the diagram once again. So if this is the demand curve and this is the MR curve, और ये अगर इलास्टिसिटी जो है that is यूनिट इलास्टिक, तो यहाँ पे क्या होगा, MR जो होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। सो ज़ीरो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर यही डिमांड कर्व है और जो हमारा MR कर्व है यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे ज़ीरो होता है, तो ये पूछ रखा है कि इलास्टिसिटी अगर MR जो है वो पॉजिटिव है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1, मतलब इट विल बी इलास्टिक रीजन में होगा। सो अकॉर्डिंगली ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ MR जो है वो नेगेटिव होगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इनलास्टिक होगी। यही दिस इज़ द रीजन, इफ़ दिस इज़ द रीजन एंड दिस इज़, अगर ये हमारा MR कर्व है, जस्ट सेकेंड, हाँ, अगर ये हमारा MR कर्व है, दिस इज़ लेस देन 1, दिस इज़ ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज़ इक्वल टू 1, तो अगर हमारा MR जो है दैट इज़ नेगेटिव तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी, इनलास्टिक होगी। तो अगर इन इलास्टिक होगी तभी तो हमारा MR नेगेटिव होगा, MR नेगेटिव इस रीजन में होगा।
सो अकॉर्डिंगली हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक जो है दैट विल बी अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो द सेम डायग्राम इज ड्रॉन हेयर कि अगर ये इलास्टिक रीजन है तो वहाँ पे हमारा एम आर क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव. अगर हमारी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है यूनिट इलास्टिक तो हमारा एम आर क्या होगा, इक्वल टू 0. और अगर हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो वहाँ पे हमारा एम आर क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव. ठीक है. सो द सेम थिंग इज रिटन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली हैज़ अ वैल्यू. लर्नर मोनोपोली के केस में क्या होगी, लर्नर इंडेक्स की जो वैल्यू होती है, लर्नर इंडेक्स, आई जस्ट राइट द फॉर्मूला वंस अगेन कि लर्नर इंडेक्स जो है वो बेसिकली इन्वर्सली रिलेटेड होता है विद द इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी के साथ क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप होता है कि अगर लर्नर इंडेक्स है दैट वेरीज इन्वर्सली विद इलास्टिसिटी. ठीक है. या हम इसे ऐसे भी लिखते हैं कि इट इज़ बेसिकली प्राइस माइनस एम सी डिवाइड बाई प्राइस. सो दैट इज़ ऑल्सो लर्नर्स इंडेक्स. सो ये मोनोपोली की जो इंडेक्स है, लर्नर्स इंडेक्स, वो मोनोपोली उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी, 1 होगी, 0 1 होगी कि 2 होगी. सो इसका जो आंसर है दैट इज़ इक्वल टू मोनोपोली पावर जो होगी इस केस में, मोनोपोली के केस में लर्नर इंडेक्स जो होगा वो 1 होगा क्योंकि मोनोपोली पावर में उनकी पूरी डिसीजन मेकिंग प्राइस के से रिलेटेड वो खुद ही करते हैं बिकॉज दे आर नॉट प्राइस टेकर्स, दे आर प्राइस मेकर्स. अकॉर्डिंगली 1 जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो द सेम थिंग इज रिटन कि लर्नर्स इंडेक्स जो है वो फॉर्मलाइज किसने किया था, दैट वाज फॉर्मलाइज इन 1934. किसने किया था, इट वाज फॉर्मलाइज्ड बाय आबा लर्नर, जिन्होंने डिस्क्राइब करा था कि फर्म के मार्केट पावर के बारे में बताया था, जिसमें इंडेक्स की वैल्यू बताई थी. इट बेसिकली रेंज बिटवीन 0 to 1. और अगर 0 है मतलब वो परफेक्टली कंपटीशन वाला केस है, 1 है तो मतलब मोनोपोली है. तो इसमें ये लर्नर इंडेक्स का फॉर्मूला इज ऑल्सो रिटन प्राइस माइनस एम सी डिवाइड बाई प्राइस, वे प्राइस इज द मार्केट प्राइस जो कि एक फर्म सेट करती है और एम सी जो है दैट इज़ बेसिकली फर्म का मार्जिनल कॉस्ट. सो परफेक्टली कंपेटिटिव फॉर्म्स के केस में प्राइस जो है वो एम सी के बराबर होता है और लर्नर इंडेक्स उस केस में, अगर ये दोनों बराबर होते तो लर्नर इंडेक्स तो 0 हो जाएगा ना. तो उस केस में लर्नर इंडेक्स 0 हो जाएगा और कोई भी मोनोपोली पावर नहीं होगी. तो दैट विल बी द केस ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ठीक है. और अगर यही वैल्यू 1 के बराबर है, अगर ये वैल्यू 1 के बराबर है दैट विल बी द केस ऑफ द मोनोपोली. ठीक है. सो लर्नर इंडेक्स जो है वो इक्वल टू बेसिकली इन्वर्सली रिलेटेड होता है विद द इलास्टिसिटी, दैट इज़ बेसिकली द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि एक फर्म फेस कर रही है. सो जब पी जो है दैट इज़ बेसिकली प्राइस जो कि चूज़ किया गया फर्म के द्वारा, जहाँ पे उनका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाता है. ठीक है. अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द मार्केट पावर. सो ई डी जो है दैट इज़ बेसिकली द एक्सप्रेशन जो कि फर्म्स यूज़ करती हैं फॉर डिमांड कर्व एंड नॉट द मार्केट डिमांड, जो कि फर्म डिमांड कर्व को डिपिक्ट करती है, मार्केट डिमांड कर्व को नहीं डिपिक्ट करती. ठीक है. मोनोपोली का अगर हम केस की बात करें तो लर्नर इंडेक्स किसके इक्वल होता है, मोनोपोली के केस में इट इज़ रेसिप्रोकल टू द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द मार्केट डिमांड कर्व. सो दिस इज़ अ करेक्ट थिंग, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कि लर्नर इंडेक्स जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज़ बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द मार्केट डिमांड. ठीक है. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें बता रखा है कि लर्नर इंडेक्स विल ऑलवेज वेरी बिटवीन 0 to 1. 0 से जितना क्लोज होगा मतलब वो परफेक्ट कंपटीशन है, जितना 1 से क्लोज होगा मतलब हायर मार्केट पावर है सेलर के पास, हैंस वो एक मोनोपोली होगा. और मोनोपोलिस्ट जो सीख करते हैं हायर प्रॉफिट विल नेवर बी इन इलास्टिक रीजन ऑफ द डिमांड में नहीं होंगे. और अगर पीसी की बात करें, अगर परफेक्ट कंपटीशन है देन इन दैट केस इट विल बी इन्फिनाइट और प्राइस मेकिंग कैपेसिटी उस केस में 0 हो जाती है अगर परफेक्ट कंपटीशन होता है. तो लर्नर इंडेक्स जो है दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द मार्केट डिमांड. ठीक है. अब ये पूछ रखा है एट द पॉइंट ऑफ शटडाउन वहाँ पे क्या होता है, पी इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, सी सेज टोटल लॉस ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट की ऑल ऑफ द अबव. सो अकॉर्डिंगली डी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें प्राइस जो है दैट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा, टोटल लॉस जो होगा फर्म का दैट विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. ऑल ऑफ द अबव जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें बता रखा है कि शटडाउन पॉइंट कहाँ पे होगा, शटडाउन कब हो जाएगा, प्राइस अगर लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो वो ऑपरेट ही नहीं करेगी. उस केस में उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है, प्राइस इतना कम है, तो शटडाउन करके भाग जाएगी फर्म. सेकेंड इज़ कि फर्म जो है वो शटडाउन करेगी इफ़ इट suffers a loss which is equal to total fixed cost.
सी सेज, जो हमने अभी सी पढ़ा था, दैट इज़ जो टोटल रेवेन्यू होगा, दैट इफ़ दैट इज़ लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देन फर्म जो है वो शट डाउन कर लेगी और वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगी, बिकॉज उस पॉइंट पे कोई पॉइंट ही नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली डी ऑल ऑफ द अबव इज़ अ करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस. ठीक है, सो अब इसमें डायग्राम इज़ गिवन जिसमें बता रखा है कि अगर फर्म जो है शट डाउन पॉइंट कहाँ पर है. शट डाउन पॉइंट इज़ वेयर जहाँ पे प्राइस, अगर प्राइस यहाँ पे है विच इज़ लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो फर्म शट डाउन करके भाग जाएगी. कोई जोन ही नहीं है ना, ये ऐसा जोन है जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा और प्राइस कम है. ठीक है, और यहाँ पे इन दिस रीजन जहाँ पे ये लाई करेगी, सो इट विल बेसिकली लाई बिटवीन द शट डाउन पॉइंट एंड द ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट. यहाँ पे ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट इज़ बेसिकली वहाँ पे जहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, मतलब ब्रेक इवन है. ठीक है, और इस पॉइंट पे क्या है, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस है. सो दैट इज़ बेसिकली द शट डाउन पॉइंट है वो. और ये जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट है. अगर इससे ऊपर लाई करते हैं एमसी, अगर ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो वहाँ पे फर्म जो है वो प्रॉफिट जोन में है. ठीक है, सो दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड प्रीवियसली. दिस सेज अंडर द मोनोपोली the supply curve is absent because the monopolist always make profit. There is a source of barrier, or C says the equilibrium involves MC equals to MR and MR is less than price कि monopolist control the supply. So इसमें जैसे कि हमें पता है supply curve absent क्यों होता है, because हमारा जो यहाँ पे डिटर्मिनेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी का, वो कैसे होता है, जहाँ पे एम सी एम आर के बराबर होता है, एम आर जो है वो लेस देन प्राइस होता है. सो अकॉर्डिंगली सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो मोनोपोलिस्ट डज नॉट हैव अ सप्लाई कर्व बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्राइस टेकर, बिकॉज वो चूज़ करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन पे जहाँ पे हमारा एम सी के बराबर होता है, और जो प्राइस क्वान्टिटी का कॉम्बिनेशन अमंग द पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट इज़ ऑन द मार्केट डिमांड कर्व. ठीक है, सो नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्ट शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट अप द जो हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ, ऊपर क्यों हो जाता है दोनों कर्व्स, बिकॉज ऑफ द जब इम्पोजिशन होता है यूनिट टैक्स जो है, पर यूनिट टैक्स जो है वो इम्पोज होता है, तो ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर. ठीक है, सो द सेम इज़ ड्रॉन हियर कि ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है. अगर पर यूनिट टैक्स इम्पोज हो रहा है तो एमसी जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी प्राइजेस बढ़ जाएंगी, क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगा. और अगर लमसम टैक्स लगता है तो उस केस में हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो ऊपर हो जाता है, बट प्राइस और क्वांटिटी जो है वो सेम रहते हैं, बट क्या होता है, प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं. ठीक है, सो द सेम थिंग इज़ रिटन कि अगर हमारा पर यूनिट टैक्स इम्पोज होगा तो उससे क्या होगा, कैसे उसका इफेक्ट पड़ेगा टोटल कॉस्ट के ऊपर, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर और मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर. तो उस केस में जो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा वो शिफ्ट ऊपर हो जाएगा, जिसकी वजह से आउटपुट कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा और टोटल रेवेन्यू जो है वो गिर जाएगा, प्रॉफिट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज़ लमसम टैक्स. वो सिर्फ अफेक्ट करता है फर्म के फिक्स्ड कॉस्ट को और टोटल कॉस्ट को. सो एमसी जो है दैट विल स्टे द सेम. लमसम के केस में एमसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट जो है वो भी सेम रहेगा, प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली अ पर यूनिट टैक्स जो है वो शिफ्ट कर देगा हमारा SAC, मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेस कैपेसिटी इज़ नॉट फाउंड अंडर, किस में नहीं होता, मोनोपोली, B says monopolistic competition, C says perfect competition की D oligopoly. So excess capacity कहाँ नहीं होता, perfect competition में नहीं होता. ठीक है, so excess capacity कब होता है, जब average cost जो है that is greater than marginal cost. और कोई excess capacity नहीं होता perfect competition के अंदर, long run के अंदर, because free entry का result होता है competitive firms जो है वो produce करती हैं उस point पे जहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, एंड विच इज़ द एफिशिएंट स्केल ऑफ द फर्म. सो देयर इज़ एक्सेस कैपेसिटी. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर लॉन्ग रन में भी होता है, बट परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता है. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोनोपोलिस्ट एवरेज कॉस्ट इज, मोनोपोलिस्ट का एवरेज कॉस्ट कैसे होता है, इट इज़ ऑलवेज यू शेप्ड, ये हमें पता है, इट इज़ ऑलवेज यू शेप्ड. ठीक है, सो
जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप का होता है, मोनोपोलिस्ट के केस में एम आर एम सी के बराबर होता है, और जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो हमेशा एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे होता है. सो अकॉर्डिंगली बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ यू शेप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एवरेज रेवेन्यू इज यूनिटी. जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है एवरेज रेवेन्यू पे यूनिटी होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस. ये हमने पिछले डायग्राम में भी बहुत बार किया ही है. I'll just draw the diagram once again which says if this is the demand curve and this is the MR curve. यहाँ पे अगर elasticity जो है वो बात करें, elasticity इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 1 है, मतलब यूनिट इलास्टिक है. तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल कोइंसाइड, MR क्या करेगा, इट विल कोइंसाइड विद द एक्स एक्सिस. सो अकॉर्डिंगली फॉर ए जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो द सेम इज़ ड्रॉन, द डायग्राम इज़ ड्रॉन अगेन कि यहाँ पे अगर यूनिलास्टिक है तो MR क्या करेगा, कोइंसाइड कर देगा एक्स एक्सिस से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज ओनली एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू. किसके अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है वो एप्लीकेबल है एग्रीकल्चर के अंदर. इज इट क्लासिकल स्कूल, JM कीन्स, मॉडर्न स्कूल की न्यू क्लासिकल स्कूल. सो इसमें जो आंसर है दैट इज़ क्लासिकल स्कूल के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं एग्रीकल्चर में. That is the concept of that is a concept that was given by classical school. So the law of increasing return का मतलब ये है कि law of diminishing return ही होता है. जैसे law of increasing return मतलब जब जैसे जैसे हम यूनिट जो है वेरिएबल फैक्टर के बढ़ाते हैं तो अदर फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स रहते हैं. तो उस केस में इंक्रीजिंग प्रोडक्शन हो जाती है एट द हायर रेट. मतलब उस केस में कॉस्ट तो कम हो जाती है बट रिटर्न्स तो बढ़ जाते हैं. तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का नाम दिया है. सो दिस वाज गिवन बाय the classical school. Next question, this is related to the price discrimination. So price discrimination possible कब होती है, जब दो markets have identical elasticity, varying elasticity, rising cost curve की huge profit probability. So प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो पॉसिबल तभी होती है जब दो मार्केट्स जो हैं उनकी वेरिंग इलास्टिसिटी होती है. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो अगर हम बात करें इलास्टिसिटी की, अगर डिमांड इलास्टिक है तो टोटल रेवेन्यू जो है वो गेन हो जाएगा बाय रिड्यूसिंग प्राइस. बट अगर डिमांड जो है वो इन इलास्टिक रीजन के अंदर है तो रेवेन्यू जो है वो गेन हो जाएगा बाय राइजिंग द प्राइस, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर इन इलास्टिक है तो प्राइस राइज करेंगे, इलास्टिक है तो प्राइस रिड्यूस करेंगे अगर हमें सेल्स को इंक्रीज़ करना है. सो यूनिट इलास्टिक वो पॉइंट होगा जहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा. ठीक है. दिस इज़ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हमारी 3 डिस्क्रिमिनेशन आती हैं. फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है, इट इज़ बेसिकली जब हम अलग अलग प्राइजेस चार्ज करते हैं डिफरेंट गुड्स के लिए और डिफरेंट बायर से सेम प्रोडक्ट के लिए, मतलब उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके उसके लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, वो बेसिकली चार्ज करते हैं अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइजेस उनकी विलिंगनेस टू पे के हिसाब से कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस को वो एक्सट्रैक्ट कर सकें. सो दैट इज़ द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि वो अलग अलग प्राइजेस चार्ज करते हैं फॉर द क्वांटिटी सोल्ड. अगर कोई उनके पास एक सेलर के पास ऐसा बायर आ रहा है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहा है तो उससे वो कम प्राइस चार्ज करेंगे. सो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी भेजेंगे उसके हिसाब से वो प्राइस को रिड्यूस कर देंगे. थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज बेसिकली चार्ज करते हैं अलग अलग प्राइजेस बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द कस्टमर सेगमेंट, कि कस्टमर का सेगमेंट क्या है, मार्केट को बेसिकली सेगमेंट करके फिर प्राइस चार्ज किया जाता है. दैट इज़ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं. बिकॉज यहाँ पे कंपनीज जो हैं वो चार्ज करती हैं कंज्यूमर से मैक्सिमम प्राइस जहाँ पे इंडिविजुअल जो है उनकी विलिंगनेस टू पे जो है इज़ एट दैट प्रोडक्ट. सो वो एक्सट्रैक्ट करने की क्या कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस की, और अर्न करना चाहते हैं उन फर्म्स जो हैं वो अर्न करना चाहती हैं हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट. सो इस मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को इज़ बेसिकली, ये बहुत डिफ़िकल्ट मेथड है बिकॉज हर कंपनी को हर कंज्यूमर के बारे में पता करना पड़ता है कि वो परफेक्टली उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस को अपने प्रोड्यूसर सरप्लस में डाल सके. सो अंडर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में मोनोपोलिस्ट का जो MR है वो कोइंसाइड कर जाता है विद द जो डिमांड कर्व है उसके साथ कोइंसाइड कर जाता है. सो दैट दे अचीव द एलोकेटिव एफिशिएंसी विच इज़ MR इक्वल्स टू P हो जाता है. ठीक है. नाउ दे आर द कॉन्सेप्ट दैट आर रिलेटेड विद द
कंज्यूमर सरप्लस। सो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस इज़ बेसिकली हम मेजर करते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर जो कि एक पर्सन का है कि वो कितना गेन कर रहा है बाय परचेजिंग और कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विसेज से। सो यहाँ पे दिस डायग्राम हियर इट बेसिकली शोज दिस कंज्यूमर सरप्लस, जो कि बता रहा है कि जो प्राइस लाइन से नीचे एरिया और जो मार्केट प्राइस से ऊपर है, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। सो इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ कंज्यूमर दैट आर विलिंग टू पे, जो कि वो पे करना चाह रहे हैं फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द अमाउंट दे एक्चुअली पे विच इज़ द मार्केट प्राइस। सो ये एक्चुअली पे कितना कर रहे हैं और जो उनकी विलिंगनेस टू पे है, ये विलिंगनेस टू पे के बारे में बताता है, और जो एक्चुअल पे करना चाहते हैं इज दिस मार्केट प्राइस। ठीक है। सो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो हम कैसे निकालते हैं? दैट इज़ बेसिकली द एरिया जो कि डिमांड कर्व से नीचे है और मार्केट प्राइस से ऊपर है। सो दैट इज़ बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। प्रोड्यूसर सरप्लस जो है इट इज़ बेसिकली, ये बेसिकली मेजर करता है प्रोड्यूसर के वेलफेयर को। सो ये कौन सा एरिया होता है? जो कि दिस सप्लाई कर्व से नीचे होता है। ठीक है। सो दिस बेसिकली टेल्स द डिफरेंस बिटवीन जो प्रोड्यूसर हैं उनका क्या विलिंग है एंड जो वो एबल हैं सप्लाई करने के गुड्स और सर्विसेज, एंड द प्राइस दे एक्चुअली रिसीव, और जो प्राइस वो एक्चुअली रिसीव करते हैं। ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली दैट एरिया। सो दिस इज़ द एरिया जो कि प्रोड्यूसर सरप्लस जो कि सप्लाई कर्व से ऊपर है। सो इट बेसिकली शोज द एरिया विच इज़ अबव द सप्लाई कर्व, इस सप्लाई कर्व से ऊपर है और बिलो द मार्केट प्राइस है। सो हायर प्राइस बेसिकली प्रोवाइड करते हैं इंसेंटिव कि वो सप्लाई करें ज़्यादा टू द मार्केट। ठीक है। क्योंकि उनका भी यही मोटिव होता है कि उनको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। सो देयर इज़ ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड विद द रिजर्वेशन प्राइस। सो रिजर्वेशन प्राइस क्या होता है कि मैक्सिमम, एक अगर हम कंजम्पशन की साइड से बात करें तो कंज्यूमर की मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे क्या है। सो दैट इज़ बेसिकली रिजर्वेशन प्राइस की उनकी हाईएस्ट कितना वो विलिंग है पे करने के लिए फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर हम सप्लाई साइड में बात करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली सेलर कितना सेट करता है कम प्राइस एट विच दे वुड बी विलिंग टू सेल, कितने कम प्राइस पे वो विलिंग है कि वो उसे बेचना चाहता है। सो दैट इज़ द रिजर्वेशन प्राइस इन द सप्लाई साइड। ठीक है। सो लिमिट प्राइसिंग का भी एक क्वेश्चन आ रखा है विच इज़ limit price refers to the price which maximize the profit of the firm, price which prevent the entry of the new firm. So this is the correct option कि limit price क्या करता है? ऐसा प्राइस होता है जो कि नई फर्म्स की एंट्री को रोक देता है, दैट इज़ लिमिट प्राइस। ठीक है। सो लिमिट प्राइस जो है इज़ बेसिकली प्राइस या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो बेचा जाता है सप्लायर के द्वारा एट द प्राइस जो कि लोअर होता है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, या प्राइस विच इज़ लो इनफ टू मेक अनप्रॉफिटेबल फॉर अदर फर्म, दूसरे एंट्रेंट्स के लिए अनप्रॉफिटेबल हो जाता है कि वो एंटर करें। सो दैट इज़ लिमिट प्राइसिंग कि दूसरी न्यू फर्म्स जो हैं वो ना पाएँ, उनको बेसिकली उनकी एंट्री को डिस्करेज करने के लिए ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो करती हैं एग्जिस्टिंग फर्म्स, विच इज़ ऑल्सो इलीगल इन मैनी कंट्रीज इज़ वेल। सो अगर हम न्यू फर्म की बात करें, वो बेसिकली प्रोड्यूस कर रही है एट Q1, वो क्वांटिटी कम प्रोड्यूस कर रही है बट हाई प्राइस पे प्रोड्यूस कर रही है, और इनक्यूबेंट फर्म जो है मतलब जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो क्या कर रही है? कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी सेल करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग फर्म जो है ऐसा प्राइस सेट कर देगी न्यू फर्म के लिए कि उसके लिए आना मुश्किल हो जाए, वो ऐसा प्रॉफिट ही ना निकाल पाए। सो दैट इज़ बेसिकली लिमिट प्राइसिंग। ठीक है। सो यही लिमिट प्राइसिंग में लिखा हुआ है। इट इज़ देयरफॉर रादर जहाँ पे इंकरेज किया जाता है न्यू फॉर्म्स को एंटर करना, उसे इंकरेज नहीं किया जाता। दे मोनोपोलिस्ट जो है वो डिसाइड करते हैं प्राइस विच इज़ बिलो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल बट स्टिल हाई इनफ टू अनेबल देम टू मेक अ हायर प्रॉफिट दैन द कंपेटिटिव मार्केट। सो फॉर लिमिट प्राइसिंग टू बी इफेक्टिव, मोनोपोलिस्ट जो हैं उनकी यही ज़रूरत होती है कि वो डिक्रीज़ करे प्राइस टू द पॉइंट जहाँ पे न्यू फॉर्म्स जो हैं विल नॉट बी एबल टू मेक एनी प्रॉफिट ऑन द एंटरिंग ऑफ द मार्केट। ठीक है। कि न्यू फर्म्स जो हैं अगर एंटर करें तो उनके लिए प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो जाए, दैट इज़ लिमिट प्राइसिंग। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को थोड़े डिटेल में और पढ़ लेते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमने पहले भी पढ़ा था। क्या होता है कि यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस को कम कर देते हैं जो बायर्स उनसे ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं। सो दैट इज़ देयर। जैसे होल सेलर्स, अगर कोई सेलर है वो होल सेलर को अलग से ट्रीट करता है
जो होलसेल में इकट्ठा जॉट में सामान खरीदता है और जो रिटेल में खरीदता है। सो होलसेलर को वो कम प्राइस पे बेचेंगे क्योंकि वो जॉट में उसकी क्वांटिटी खरीद रहा है, और रिटेलर को ज़्यादा में बेचेंगे क्योंकि उसकी क्वांटिटी जो है वो कम है। सो इस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में कंपनीज जो हैं एक्चुअली दे आर नॉट एबल टू, वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाती डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स के बीच में। इसके अंदर उनकी प्रैक्टिस ये रहती है कि वो एक क्रिएट करते हैं स्केड्यूल जिसमें डिक्लाइनिंग प्राइस रखते हैं फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो वो बेच रहे हैं, यूजिंग द स्ट्रैटेजीज जिसमें वो एक्सट्रैक्ट करते हैं कंज्यूमर सरप्लस की विदाउट नोइंग अबाउट द इंडिविजुअल कस्टमर को जाने बगैर, बट उसके अंदर वो देखते हैं कि कंज्यूमर जो है वो कितना अमाउंट उनसे परचेज़ कर रहा है। अगर वो ज़्यादा अमाउंट परचेज़ करेगा तो उससे कम प्राइस चार्ज करेंगे, और वो अगर कम कमोडिटी खरीदेगा तो उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। ठीक है, बल्क कंजम्पशन पे बेसिकली उसको प्राइस को कम करके बेचा जाता है। सो दैट इज सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या होता है, दिस इज बेसिकली टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया कि फर्म्स जो है वो सेट करती हैं प्राइस दैट बेसिकली अकोमोडेट कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को अकोमोडेट करते हैं। सो फर्म जो है उनको पता होता है ब्रॉड डेमोग्राफिक्स जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंज्यूमर के हैं, so that they can supply और charge कर सकें प्राइस दैट everyone will be able to consume at that particular point। अगर इस फॉर्म में बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, अगर हम फॉर्म जो है अगर उसको वर्क करना है दैट दे मस्ट बी एबल टू प्रिडिक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग कंज्यूमर की। इस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में देखा भी जाता है कि जैसे मूवी थिएटर्स का बिजनेस है, स्टूडेंट या सीनियर को डिस्काउंट दिया जाता है, कि उस केस में क्या होता है पता है, ग्रुप के ग्रुप्स आएंगे तो मूवी टिकट्स ज़्यादा बिकेंगी, तो ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर जाती है। बिकॉज इस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, फर्म्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस जो है वो एक्सट्रैक्ट करवाती हैं, एंड अदरवाइज़ वो स्टैंडर्ड रेट पे ही बेचें, बट अगर थोड़ा सा अगर उनको जॉट में उनकी बिक रही हैं चीज़ें, अगर वो डिफ्रेंशिएट करके बेच रहे हैं, एक बेसिकली सेगमेंट कर देते हैं मार्केट को, फिर उसको अकॉर्डिंग बेचते हैं। सो बेसिकली दे सेपरेट्स द सेगमेंट, फिर सेपरेशन के बाद वो उनको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कैसे प्रोडक्ट को बेचना है। सो दैट इज़ बेसिकली ऑन द ब्रॉड डेमोग्राफिक्स क्या है। ठीक है, सो दिस इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऑल्सो देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विच इज परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट द बायर इज विलिंग टू पे फॉर ईच यूनिट, डिफरेंट प्राइस फॉर द people of different racial and ethnic background, different price to different groups of buyer, one single price, the maximum possible to all of its buyers। So इसका correct answer is the first, which is maximum amount of buyer that they are willing to pay for each unit, that is perfect price discrimination। ठीक है, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को वो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करते हैं कि उनका ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। Another question which is related to price discrimination is if firm charges consumer rupees 200 per unit for the first unit purchase and rupees 160 per unit for each additional unit purchase in excess of one unit, then what is the economic term for this strategy। मतलब बोल रहे हैं अगर 200 रुपये चार्ज करें फर्स्ट यूनिट के लिए, सेकंड जो हर एक एडिशनल यूनिट परचेज करें तो 160 कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमने पहले बात भी करा है कि अगर कोई जॉट में खरीदता है, क्वांटिटी बढ़ा देता है तो उसका प्राइस कम करके उसे बेचा जाता है। सो दैट इज सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो अकॉर्डिंगली सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो इसके कॉन्सिक्वेंस बता रखे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेनिफिट करता है बिजनेसेस को जहाँ पे उनके हायर रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट हो जाते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट में जैसे पढ़ा है कि वो कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करके फिर चीज़ें बेचते हैं। सेकंड में हमने पढ़ा कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता है उसको कम प्राइस चार्ज करते हैं। थर्ड में हमने पढ़ा वो मार्केट को सेगमेंट करके फिर बेचता है। सो इस केस में यही होता है कि बिजनेसेस के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड इज़ अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट इज़ एक्सट्रैक्टिंग कंज्यूमर सरप्लस एंड इज टर्निंग इट इनटू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, वो ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं जनरेट हो पाते हैं। ठीक है, सो बायर्स जो हैं वो बेनिफिट करते हैं फ्रॉम व्हाट दे बाय, एंड सेलर जो है वो बेनिफिट करते हैं व्हाट दे सेल। सो अगर लोगों की बात करें, लोग जो हैं वो बाय करते हैं समथिंग दे जनरली पे लेस देन व्हाट दे आर विलिंग टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ रेफर्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। लाइकवाइज सेलर्स जो है वो सेल करते हैं प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस विच इज़ मोर देन द इकोनॉमिक कॉस्ट टू प्रोड्यूस एट द प्रोडक्ट। सो दैट इज़ रेफर्ड एज
प्रोड्यूसर सरप्लस जो कि हमने भी बात करी, ठीक है। सो कंज्यूमर सरप्लस का जो फॉर्मूला है दैट इज़ विलिंगनेस टू पे में से हम एक्चुअल जो परचेज प्राइस है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कंज्यूमर सरप्लस होता है। प्रोड्यूसर सरप्लस जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उसमें से इकोनॉमिक कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें प्रोड्यूसर सरप्लस मिलता है। टोटल सरप्लस क्या होता है, जब हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को ऐड कर देते हैं तो टोटल सरप्लस मिल जाता है हमें, ठीक है। सो दैट सेम डायग्राम इज ऑल्सो ड्रॉन कि जिसमें टोटल सरप्लस बता रखा है कि हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों को ऐड कर दें तो हमें टोटल सरप्लस मिलता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट्स। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता, दैट इज़ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, टेक इट और लीव इट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मैक्सिमम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की नॉन लीनियर प्राइसिंग। सो अकॉर्डिंगली जो हमारा सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज़ नॉन लीनियर प्राइसिंग होती है वो। सो इसका कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो रिटन हियर कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इंटायर कंज्यूमर के सरप्लस को एक्सट्रैक्ट करने की स्ट्रैटेजी होती है जिसमें जिसे हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, हम चार्ज करते हैं अलग अलग प्राइजेस डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी जो कंज्यूमर पे परचेज कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन लीनियर प्राइसिंग। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, हम चार्ज करते हैं अलग अलग प्राइजेस फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स, दैट इज़ बेसिकली हम मार्केट सेगमेंट करके जो परचेज करते हैं। नॉन लीनियर प्राइसिंग को हम बेसिकली रेफर करते हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी जो कि परचेज हो रही है और जो टोटल टैक्सेशन टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज़ नॉन लीनियर। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज नॉन लीनियर प्राइसिंग। सो दैट इज़ बेसिकली द नेम दैट इज़ गिवन टू द सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ ऑल्सो सेड नॉन लीनियर प्राइसिंग, ठीक है। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट which is all related with monopoly, price discrimination, limit pricing, consumer surplus, producer surplus सब clear हुआ होगा। Thanks for watching. Bye bye.